हेलो टीचर्स, वेलकम टू द चैनल। आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम डेली सीडीपी के 10-10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिससे हम 30 दिनों में लगभग 300 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके होंगे। और इस तरह से आगे ये सीरीज चलती रहेगी, जो हमें सीटेट 2025 में बहुत ही बहुत मदद होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हमारे पास पहला खाली स्थान वाला क्वेश्चन है। इसे हम ऑप्शन के साथ पढ़कर बनाएंगे। ओके, अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर है। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। अपसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थिर है, जबकि अभिसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। नहीं, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो कई तरह के उत्तर या कई तरह के समाधान को प्रोत्साहित या फिर बतलाता है या विचार लाता है, जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ओके, तो 2 नंबर तो गलत हो गया। 3 नंबर देखते हैं। सिर्फ गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है? नहीं, गलत बात है। 4 नंबर मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है? नहीं। तो हमारा जो है प्रश्न 1 का 1 नंबर सही हो गया, जो है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है अपसारी चिंतन, जबकि अभिसारी चिंतन एक सही समाधान पर स्थिर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? अच्छा, इसमें पूछा है कि सही नहीं है, तो हमें सही नहीं है को बताना है। पहला है ऑप्शन, समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। हाँ, ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है कि बहिष्कृत नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये भी सही है कि समावेशी शिक्षा में सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन ऑप्शन को देखते हैं। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही है। समावेशी शिक्षा में भाषा शैली को के जो अंतर होते हैं उसको एक साथ रखा जाता है, समायोजित किया जाता है और सहयोग को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है अपने पास, एक निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन। अच्छा, स्टैंडर्ड असेसमेंट की बात कोई भी नहीं करता और इंक्लूसिव एजुकेशन में बिल्कुल भी नहीं करता। तो ये बिल्कुल सही गलत लग रहा है हमारे अनुसार से, और गलत ऑप्शन ही इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा ही है कि सही नहीं है, समावेशी शिक्षा के अनुसार से कौन सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर उत्तर हो जाएगा हमारा वो 4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तर्क यानी रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी विकास के किस एस्पेक्ट में होते हैं या को संदर्भित करता है? तो पहला है सामाजिक विकास? नहीं। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास? जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास होगा। नैतिक विकास? नहीं। गतिक विकास? बिल्कुल नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, ऐसा क्या चीज़ है जो चिल्ड्रन को सेल्फ रेगुलेशन में मदद करता है? अच्छा, ये चारों, संतुलन, निजी वाक, अनुकूलन और संगठन, ये चारों की बात लेव वाइगोत्स्की अपने थ्योरी में करते हैं। परंतु अगर बात करें कि वो कौन सा चीज़ है जो बच्चों के स्वनियमन में मदद करता है, तो वो हो जाएगा अपना निजी वाक, इनर स्पीच, कि बच्चे खुद से बात करके और अपने लिए अपने कामों में उसको यूज करते हैं, खुद से बातें करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अच्छा, इसमें भी पूछा है कि सही नहीं है, क्या सही नहीं है, ध्यान में रहे, सही नहीं है पूछा है। ओके, चलिए। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम जो है वो अधिगम यानी लर्निंग जो है वो पूर्व ज्ञान पे निर्भर करता है। फिर अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। बिल्कुल सही है कि हमारा जो स्कीम्स होता है उसी के बारे में जब हम अधिगम करते हैं तो हम लोग उसी के बारे में सोचते हैं, उसी में बदलाव भी करते हैं। और ऑप्शन 3 है, अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होता है। सामाजिक क्रिया, बिल्कुल समाज में रहकर हम अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं।
ये भी सही है। और चौथा है हमारा, अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पे बोला है कि ये प्रक्रिया नहीं है, जबकि हम सभी जब लर्निंग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका डेफिनेशन में ही यही कहा गया है कि अधिगम जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो लाइफ लॉन्ग चलते रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये 4 नंबर यहाँ पे गलत लग रहा है, और जो गलत है वही उत्तर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही है, जो सही नहीं है उसको हमें चूज़ करना है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? समस्या समाधान, अच्छा, पहला ही क्वेश्चन इसी अ, टॉपिक से रिलेटेड था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? तो हम जब किसी भी समस्या का समाधान करते हैं, तो हम अपने समस्या को लेकर तरह-तरह के पक्षों पर विचार करते हैं। यानी एक बिंदु से हम तरह-तरह के समस्या समाधान को ढूँढने का प्रयास करते हैं और तरह-तरह का अन्य अन्य सभी दिशाओं में सोचने का प्रयास करते हैं, और इस तरह के सोच को अपसारी चिंतन कहा जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर भी नहीं, ना ही ये कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नंबर है 7, समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शेषवावस्था में जो अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल सही है। जो प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है, वो यही कहता है कि जो अंग है, हाथों और पैरों की तुलना में तेज़ी से बढ़ते हैं। हाथ और पैर की तुलना में अंग जो हैं, वो तेज़ी से बढ़ते हैं। सही है। 2 नंबर ऑप्शन है, फिर भी आगे का ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। 2 नंबर ऑप्शन है, विकास सिर से पाँव तक जाता है। ये गलत है। ये तो हमारा सिरोन-पदनमुखी सिद्धांत है। तीसरा है, भाषा का विकास तेज़ी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। अच्छा, इसमें भाषा वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहा गया। और चौथा है हमारा, सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। इसके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न 8 हमारे पास ये है। अच्छा, ये भी खाली स्थान वाला ही है, तो इसको भी हम लोग ऑप्शन के साथ देखेंगे। ओके, तो बाधिता बाधिता एक डैश स्थिति है, जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। बाधिता, ऑप्शन 1 है हमारे पास, बाधिता एक जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति, कार्यात्मक स्थिति है। अच्छा, पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जो इम्पेयरमेंट है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बायोलॉजिकली होता है हमें इम्पेयर, लेकिन जब हम किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं, तब हम डिसेबल कहलाते हैं, या फिर डिसेबिलिटी उसे कहते हैं, जब हम किसी कार्य को करने में असक्षम हो जाते हैं। तो कार्यात्मक है क्या? अक्षमता। और बाधिता क्या है? जैविक तत्व है, या फिर जैविक रूप से हमें हमें किसी भी किसी अंग का विकास नहीं हो पाता है, या पहले से ही जैविक तौर पर कुछ त्रुटि रहता है, तो उसे बाधिता कहा जाता है। जबकि जब हम किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो हम उसे अक्षमता कहते हैं। ओके, तो 2, 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पे गलत है, 1 नंबर ऑप्शन ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है? 1 नंबर प्रश्न है, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए ठोस उदाहरणों का उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही है। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को बताने के लिए शिक्षक क्या करेंगे? ठोस, यानी जो सामने में है, जिसको हम मूर्त बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल को लेंगे, जो सामने में एग्जाम्पल्स हैं, उसे बताएंगे बच्चों को। तभी तो प्राथमिक कक्षा के बच्चे समझ पाएंगे उसको, और समझने में मदद मिलेगी। 2 नंबर ऑप्शन है, जब शिक्षक औपचारिक भाषा का प्रयोग पर जोर देते हैं। नहीं, नहीं, औपचारिक भाषा वगैरह हमें बच्चों पे नहीं थोपना है, बच्चे के भाषा में ही बातें करनी है। 3 नंबर है, जब शिक्षक बच्चों की मातृभाषा की अवहेलना अवहेलना बिल्कुल नहीं करेगा, उपेक्षा बिल्कुल नहीं करेगा। 4 नंबर है, जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों, नहीं, मूर्त वस्तुओं पर ही जोर देना है, जो सामने में है उसी पर हमें जोर देना है, उसी के बारे में बताना है, जिससे बच्चे अच्छे से समझ पाएँ। तो 9 नंबर का भी उत्तर हमारा 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर और आखिरी प्रश्न पे आज के। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? आंतरिक प्रेरणा क्या होता है? जो हमें अंदर से मोटिवेट करे। तो पहला है अभिप्रेरणा, जो बाहरी बाहरी बात आ गया तो हमें इसको बाहरी देखते ही गलत कर देना है। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से होती है, यानी ऐसा मोटिवेशन जो कार्य को करने से हमें मिलती है, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है। बिल्कुल नहीं, प्रतिस्पर्धा का बात ही नहीं करना, वो तो बाहरी चीज़ हो गया। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, बिल्कुल बात गलत है। दंड भी बाहरी चीज़ है, बाहरी तत्व है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और
आप लोगों को मज़ा आया होगा। आप लोग बता दीजिए कि अंत में कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा आउट ऑफ 10 में। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।